आज की वीडियो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वीडियोस में से एक होने वाली है। आमतौर से यह देखने में आ रहा था कि अदालतें केस की मेरिट के अनुसार कानून को भी ऊपर नीचे कर दे रही थी। पिछले दिनों में कानून हर पखवाड़े में बदले जा रहे थे, लेकिन शायद दशकों के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह एक ऐसा निर्णय आया है जिसमें कानून के स्थापित सिद्धांतों का पालन किया गया है। आरोपी के बारे में टीवी वाले क्या कहते हैं, प्रेस वाले क्या कहते हैं, एनजीओ वाले क्या कहते हैं, अखबार वाले क्या कहते हैं, इस बाबत बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है और जो कानून के नियमित सिद्धांत हैं उन्हीं पर चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिसाइड किया है वे इस प्रकार हैं। पहला, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। दूसरा, सेक्शन 25-27 इंडियन एविडेंस एक्ट जिसमें कन्फेशन और रिकवरीज आदि आते हैं। तीसरा, कलेक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। चौथा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट्स। पांचवा पॉइंट था सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जज की शक्तियां और उनका सही उपयोग कैसे किया जाता है। छठा पॉइंट था सेक्शन 375A CRPC में पीड़िता को कैसे कंपनसेशन दिया जाता है। इनमें से एक एक पॉइंट को हम अलग अलग समझेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसकी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कानून के विद्यार्थी के रूप में उस फैसले ने हमें थर थर कांपा दिया था। यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस अंदाज में आने लगेंगे तो बेकस और बेसूद आरोपियों की, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा। लेकिन आज के फैसले ने न केवल रूल ऑफ लॉ में आस्था को मजबूत किया है बल्कि हमें गर्व दिया है कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है जो कानून में कोई मिलावट होने से हर हालत में रोक लगा देगा। आज के केस का नाम है राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, क्रिमिनल अपील नंबर 612 और 613 ऑफ 2022। इसको CJI UU ललित साहब ने, जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने, जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने 7 नवंबर 2022 को निर्णित किया है और यह मीडिया में छावला रेप केस या छावला रेप कांड के रूप में बहुचर्चित केस है। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के मुताबिक 9 फरवरी 2012 को 9:18 रात्रि एक लाल रंग की इंडिका कार में प्रोसिक्यूट्रिक्स का अपहरण कर लिया गया था। उसकी सहेली के द्वारा FIR दर्ज करवा दी गई थी और 13/2/2012 को पुलिस ने संदेह के आधार पर राहुल को गिरफ्तार कर लिया था जो इस केस का मुख्य आरोपी था। उसका कन्फेशन पुलिस में रिकॉर्ड किया गया था। लाश की, गाड़ी के टूटे हुए बम्पर वगैरह की हरियाणा की झज्जर के थाना से बरामदगी हुई थी। 14/2/2012 को लाश का पोस्टमार्टम किया गया था और 16/4/2012 को मृतका के शरीर के स्वैब्स वगैरह को FSL एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था। सारे साक्ष्यों को देखकर उन्हें तोड़कर ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को जो ट्रायल कोर्ट ने निर्णय दिया था उसको कंफर्म कर दिया, जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। इस अपील में सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी बिंदुओं के अंतर्गत पूरे केस पर विचार किया जो अभी हमने ऊपर आपको कहे हैं और अब हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला बिंदु था सर्कमस्टांशियल एविडेंस का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 4 SCC 116 का हवाला दिया। विख्यात केस है पादला वीरा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1989 सप्लीमेंट्री 2 SCC 706, उसका भी अनुसरण किया गया और बताया गया कि यही कानून अभी आज के बिल्कुल एक आधुनिक केस नवनीत कृष्णन वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2018-16 SCC 161 में भी माना गया है। यानी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेकर यही हमारे पास एक मानक व्याख्या है। कोर्ट ने कहा सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर विश्वास करने के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं जो पूरी होनी चाहिए और वे शर्तें इस प्रकार से हैं।
पहली, जिन परिस्थितियों से आरोपी का दोष साबित होता हो वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए, प्रूव्ड होनी चाहिए। जिन तथ्यों को सिद्ध किया जाए उनसे केवल आरोपी के दोषी होने की बात ही साबित होती हो, अर्थात उन तथ्यों से आरोपी के दोष के अलावा और कुछ भी बात साबित ना होती हो। अगला पॉइंट बताया, जो तथ्य सिद्ध हुए हैं, साबित हुए हैं, उनके अलावा आरोपी के दोष सिद्ध करने के लिए किसी और तथ्य की आवश्यकता ना पड़ती हो। अगला पॉइंट था चौथा, जो तथ्य कोर्ट के सामने साबित हुए हैं उनसे आरोपी के दोष के अलावा कुछ और भी साबित ना होता हो। और अंतिम पॉइंट बताया पांचवा, कि यह चेन ऑफ एविडेंस या साक्ष्य श्रृंखला इतनी पूर्ण हो कि किसी संदेह का कोई आधार बाकी ना बचा हो, जिससे यह लगे कि आरोपी निरपराध है। यदि 5 बातें, जिन्हें हम न्यायिक पंचशील भी कह सकते हैं, पूरी होती हैं तो उस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर यकीन करके आरोपी को सजा दी जा सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 25 और 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात की। इसमें मृतक लड़की की लाश, कार चलाता आरोपी और उसकी पकड़, आरोपी का कन्फेशन, ये सब कुछ गैर कानूनी तरीके से हुआ पाया गया। दिल्ली के पुलिस थाना छावला और हरियाणा के थाना रोदई में जो कुछ हुआ उसका कोई कानूनी स्पष्टीकरण केस फाइल के रिकॉर्ड पर नहीं है। किसी भी कन्फेशन पर सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट की कानूनी रोक नहीं लगाई गई है। इस कन्फेशन में से केवल उतना ही भाग कानूनी रूप से मान्य होता है जिससे सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की रिकवरी होती हो, लेकिन कानून की इस हदबंदी का ना तो ट्रायल कोर्ट ने कोई ध्यान रखा और ना ही हाई कोर्ट ने। पुलिस जिन जिन तथ्यों को कहती रही कि ये आरोपी से बरामद हुए हैं, कोर्ट उनको मानता चला गया। 3 दिन से खुले खेत में खड़ी कार में से मृतका का बाल कैसे मिल पाया, यह बहुत संदेहास्पद है। यदि आरोपी राहुल का पर्स इस खड़ी हुई कार में से मिला था तो यह सीजन मीमो में लिखा क्यों नहीं गया? इस बात पर ना ट्रायल कोर्ट ने ध्यान दिया और ना ही हाई कोर्ट ने ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगला पॉइंट डाउटफुल बॉडी फ्लूइड्स और दूसरे सैंपल्स के बारे में परीक्षण का था। पोस्टमार्टम 14/2/2012 को कर दिया गया था, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक मृतका के बॉडी फ्लूइड्स का सैंपल 16/2/2012 को लिया गया था, यानी कि पोस्टमार्टम के भी 2 दिन बाद में। यह कैसे हो सकता है? दूसरी बात यह भी थी कि जो कार 2 दिन 2 रात से खुले में खड़ी रही हो, उसमें से 13/2/2012 को आरोपी के सीमेन और रक्त के नमूने कैसे ठीक ठाक पाए गए होंगे, कैसे ठीक ठाक बचे रहे होंगे, यह बात रिकॉर्ड पर कहीं साबित नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का ठीक समय नहीं बताया गया। केस फाइल पर इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जब कार बरामद हुई और जब उसमें से सैंपल्स एफएसएल भेजे गए तब तक वह किसकी कस्टडी में थी, कौन उस कार की रखवाली कर रहा था, उसमें कोई सैंपल बाहर से प्लांट तो नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में तो कार नहीं थी। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल केस फाइल में से बिल्कुल नदारद थे और इनका कहीं कोई जवाब नहीं दिया गया था। इनके आधार पर आरोपियों को दोषी पाना और उन्हें सजा करना यह बहुत खतरनाक कानून को जन्म दे सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अगला पॉइंट फोरेंसिक एग्जामिनेशन और फोरेंसिक रिपोर्ट, जिन्हें हम एफएसएल रिपोर्ट्स कहते हैं, उनकी बाबत कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 महत्वपूर्ण निर्णयों, मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 एससीसी ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 677 तथा धर्मदेव यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 5 एससीसी 509 का हवाला देते हुए कहा कि सब फोरेंसिक साक्ष्यों को न तो साइंटिफिकली एनालाइज किया गया और न ही लीगली प्रूव किया गया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स कहीं भी पूरे केस के फाइल रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे एफएसएल रिपोर्ट के ऊपर कैसे यकीन किया जाए, कैसे उसे जेन्युइन माना जाए और कैसे उसके ऊपर आरोपियों का दोष निर्धारित किया जाए, यह बड़ा सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर बात कही, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कर देने मात्र से उस डॉक्यूमेंट में लिखी बातें प्रूव नहीं की जा सकती हैं। प्रूफ एक अलग बात है, एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट या एग्जीबिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलग बात है। पोस्टमार्टम 14/2/2012 को हुआ, सैंपल 16/2/2012 को लिया गया और 27/2/2012 को उस लिए गए सैंपल को सीएफएसएल में भेजा गया। इतने दिनों तक यह सैंपल पुलिस थाने के मालखाने में पड़ा रहा।
इस बात का कहीं कोई सबूत नहीं है कि वह किन परिस्थितियों में वहां पड़ा रहा, कौन उसकी निगरानी और देखभाल कर रहा था, उसमें कुछ मिलाए जाने का इम्कान था या नहीं था। इसलिए ऐसे सैंपल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यकीन ना करना मुनासिब समझा और इसके ऊपर ट्रायल कोर्ट ने जो यकीन करके आरोपियों को दोषी पाया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। अगला पॉइंट था सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में सुनवाई के दौरान जज के पास सवाल पूछने, सबूत लेने, कोई भी डॉक्यूमेंट को हाजिर करवा लेने की अथाह शक्ति होती है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी भयंकर कानूनी गलतियां किए जाते हुए देखी हैं कि उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस केस में 49 प्रोसिक्यूशन गवाह बुलाए गए थे। उनमें से 10 का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाया गया था, लेकिन उनकी गवाही को आरोपियों के विरुद्ध पढ़ लिया गया था। अनेकों गवाह ऐसे थे जिनका पूरा क्रॉस होने से पहले ही रोक दिया गया था। ट्रायल कोर्ट मूक दर्शक बना बैठा देखता रहा और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं की। किसी को जबरदस्ती दोषी नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ट्रायल कोर्ट के द्वारा किए जाने वाले मूक दर्शक जैसे अभिनय को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर की है। ट्रायल कोर्ट को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए था और सही क्रॉस एग्जामिनेशन को एंश्योर करना चाहिए था। अंतिम बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया वह 375A CRPC में कंपनसेशन से संबंधित था। सेक्शन 375A CRPC में पीड़िता को मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त कानूनी खामियों के चलते आरोपियों को हम बरी कर रहे हैं, लेकिन मृतका को सेक्शन 375A CRPC का कंपनसेशन अवश्य दिया जाना चाहिए। पुलिस व प्रोसिक्यूशन ने जो गलतियां की हैं उसकी सजा इस मृतका को नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने सब आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन आजकल कुछ विघ्न संतोषी लोग छाती पीट पीट कर आंसू निकाल रहे हैं। इन विलाप धर्मी लोगों के अनुसार दोषी वे लोग नहीं होते जिसको ट्रायल की समाप्ति के बाद कोर्ट दोषी पाए, बल्कि दोषी वे लोग होते हैं जिन्हें मीडिया दोषी कह दे या ये विलाप जीवी रोतड़ू लोग दोषी कह दें। ऐसे लोगों को मुंह ना लगाएं, बस उनसे पूरे सावधान बने रहें। आप फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हो या यंग एडवोकेट कॉलीग्स हो, हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा आपको कोर्ट केसेस में सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपके क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइलिंग आदि को तैयार कर सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, FSL एक्सपर्ट्स, DNA रिपोर्ट्स आदि का रहस्य खोल सकते हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91, 207 या 311 CRPC के लिए आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी हर एक वीडियो में आपके लिए कोई न कोई सफलता का सूत्र छिपा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.indianlegalsystem.org पर जाकर आप अपनी सरल भाषा में यह सब जानकारी पा सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, मेंबरशिप लें और सहायता पाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।